हम्म। ऑन हो गया। जी, नमस्कार। मैं सत्येंद्र सिंह स्वागत करता हूं देवांश एस्ट्रो पर। ये एस्ट्रोलॉजी के चैनल पर मैंने आपको इसके पहले तक के कुंडली के 10 घरों को डिस्क्राइब कर दिया था। उतना क्लियर है? ये आपका चार्ट है, समझ लीजिए। अब 10th हाउस से रिलेटेड ये मैटर है, इस नाते उस मैटर पर आना जरूरी हो गया। अब देखिए, ये आपका D1 चार्ट, हॉरोस्कोप या कुंडली, कई चीजें बोलते हैं इसको। ये आपका फर्स्ट हाउस है, पहला घर, दूसरा घर, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां। ये 10th हाउस, ये मार्क हो गया। ये 10th हाउस आपका हायर स्टेटस और अथॉरिटी है, आपका वर्चस्व समाज में कैसा होगा, और आपका प्रोफेशन भी जज किया जाता है जनरली 10th हाउस से। और खास तौर पर जब आप एक हायर अथॉरिटी के पद पर जाना चाहते हैं तो वो 10th हाउस से ही जज किया जाता है। और इसी से रिगार्डिंग आपका पूरा टॉपिक भी है आज का। है तो ये एस्ट्रोलॉजी का चैनल। आप इसको, जो लोग इसको फॉलो कर रहे हो उनको दिखता भी होगा कि एस्ट्रोलॉजी का चैनल है और सारी चीजें एस्ट्रोलॉजी से कनेक्टेड ही बातें हो रही हैं। लेकिन आज हम बात करेंगे कि आपको अगर स्टेट पीसीएस देना है तो पीसीएस की तैयारी कैसे करें। आप भी सोच रहे होंगे कि एस्ट्रोलॉजी के चैनल पर इस एजुकेशन से रिलेटेड फील्ड की बात क्यों शुरू हो गई। मैंने अपनी लाइफ का एक गोल्डन पीरियड, एक बड़ा समय यूपीपीसीएस के लिए दिया, और उनकी परीक्षाओं को, उनकी पद्धतियों को समझते हुए कई सारी मुख्य परीक्षाएं दी। अदर स्टेट के भी दिए, झारखंड से लेकर उत्तराखंड के मेंस परीक्षाएं भी दी। यूपीएससी में चूंकि मेंस नहीं दे पाए इसलिए क्योंकि मेरा मीडियम हमेशा हिंदी रहा, और आज के दौर में अगर यूपीएससी क्रैक करना स्पेशली, तो आपको इंग्लिश मीडियम होना मेरे हिसाब से द मस्ट है। मतलब वहां पर आप हिंदी मीडियम के हैं तो सिलेक्शन की संभावनाएं इधर 10 सालों में मैंने पूरा जो डाटा देखा वो न के बराबर है। आज भी देख लीजिए, अगर आप यूपीएससी का पूरा 10 साल का पूरा रिकॉर्ड देख लीजिए उठा के, तो 90% से लेकर 92% तक इंग्लिश मीडियम वाले ही सिलेक्ट हो रहे हैं। ओनली 7 से 8% हिंदी मीडियम सिलेक्ट हो रहे हैं। और वही सेम सिचुएशन यूपीपीसीएस की है। यूपीपीसीएस में भी स्थिति वही है, सेम। आज के 15 साल पहले जो कॉम्बिनेशन 70% हिंदी मीडियम सेलेक्ट होते थे, 30% इंग्लिश मीडियम, आज वो चीजें उलट हो गई है। आज मतलब 70% इंग्लिश मीडियम सेलेक्ट हो रहा है, 30% हिंदी मीडियम सेलेक्ट हो रहा है। हालांकि आरओ से लेकर कुछ वनडे एग्जाम्स ऐसे हैं यूपीपीसीएस में आज भी जो हिंदी मीडियम वाले ही उसको क्रैक कर रहे हैं, क्योंकि आरओ में स्पेशली आप देख लीजिए तो हिंदी मीडियम वाले ही सेलेक्ट हो रहे हैं। वो बट नेचुरल है, और उसके पैटर्न को आप देखेंगे तो आप समझ जाएंगे। तो ये चार्ट को हम एक अलग दिशा में रख देते हैं। आज पहले बात करेंगे कि कोई व्यक्ति या कोई बच्चा या कोई चाइल्ड है, वो फॉर एज्यूम उसने इंटरमीडिएट अपना क्वालिफाई कर लिया, और उसके आगे की प्लानिंग या तो उसकी फैमिली वालों ने, उसकी खुद की प्लानिंग है कि मुझे यूपीएससी या यूपीपीसीएस देना है। तो कहां से शुरुआत करे, वो बात उसी से स्टार्ट करेंगे। तो ध्यान रखिएगा, मैं कहना यह चाहता हूं कि बहुत सारे लोग बच्चों पर, कुछ पेरेंट्स ऐसा बना देते हैं कि उनको एक सिचुएशन तैयार करते हैं, क्रिएट करते हैं कि आपको इंटरमीडिएट के बाद ही तैयारी शुरू कर देनी है। लेकिन मैं मानता हूं, मेरा स्पेशली जो जजमेंट है कि बच्चे को ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर से उसको तैयारी की फील्ड में अगर ले जाना है तो ले जाइए। लेकिन यहां पर मैं बच्चों से भी उनसे 2 क्वेश्चन पूछना चाहता हूं स्पेशली, कि आपको हायर अथॉरिटी का पद चाहिए क्यों? आप यूपीपीसीएस या यूपीएससी के लिए ही क्यों आना चाहते हैं? पहले अपने आप से क्वेश्चन पूछिए, फिर इसके पैटर्न को समझिए। इसका पैटर्न आप समझ रहे हैं? इसके पैटर्न को समझिए कि क्या आप इस एग्जाम को क्रैक करने की स्थिति में हैं। और इसके पैटर्न को जब आप देखेंगे ध्यान से, हालांकि यहां होपलेस होने की कोई आवश्यकता नहीं है, इसके पैटर्न को देखेंगे तो सीटों की संख्या देखिए, अपने रिजर्वेशन कैटेगरी को देखिए, और उसके बाद उसमें बैठने वालों की संख्या को देखिए, कंपेयर कीजिए, और अपनी खुद की कैपेबिलिटी को आंकते हुए तब आइए इस फील्ड में। अब जरा सा निगाह डालते हैं कि हम स्पेशली यूपीपीसीएस पे ही बात करेंगे, यूपीएससी को एक किनारे कर देते हैं अभी, क्योंकि यूपीएससी मैंने बोल दिया कि वो इंग्लिश मीडियम वाले वहां पर ज्यादा कंफर्टेबल है। मैं इंग्लिश मीडियम से नहीं रहा हूं, और शायद मेरे न सिलेक्शन होने का शायद एक वजह भी मैं जो
एनालाइज किया कि शायद इंग्लिश मीडियम से रहा होता तो शायद शब्द है तो उसमें बहुत सारे अर्थ निकल सकते हैं, उसको वहीं पर रोक देते हैं। कोई बच्चा है अगर वो तैयारी करना चाहता है तो मेरा अपना पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है कि वो शुरुआत अपने ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर से कर दे। अब बेस कहां से बनाएगा? बेस तो उसको एनसीईआरटी से ही बनाना पड़ेगा। एनसीईआरटी आपका बेस होना चाहिए, मतलब आपका कम से कम हाई स्कूल लेवल, इंटरमीडिएट लेवल की एनसीईआरटी पूरी तरह से हर सब्जेक्ट की पूरी तरह से तैयार होनी चाहिए अगर आपको इस फील्ड में आना है तो। और बात भी स्पेशली यूपीपीसीएस हो रहा है। हम अदर स्टेट पीसीएस की भी बात कर लेंगे। झारखंड का भी मैंने मेंस दिया 2016 का। सबसे अच्छा सिलेबस मुझे झारखंड स्टेट का ही लगा, क्योंकि आज यूपीपीसीएस जिस पैटर्न को फॉलो कर रहा है मेंस में, 2016 का मैं मेंस दे रहा था झारखंड का, झारखंड उसके पहले ही इस पैटर्न को अडॉप्ट कर चुका था। छोटा सा स्टेट है और उसके पैटर्न की सबसे अच्छी खूबी मुझे क्या लगी झारखंड स्टेट पीसीएस के मेंस की, कि मेंस में उसने ऑप्शनल नहीं रखा है। सेकेंडरी 4 पेपर जो होते हैं, चारों पेपर में 10 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव हैं, कुछ क्वेश्चन स्मॉल टाइप के हैं और उसके बाद डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस हैं। और ये पैटर्न मुझे द बेस्ट लगा। हालांकि सीटों की संख्या कम थी, कुछ अंकों से इंटरव्यू नहीं मिला वहां का, लेकिन मुझे वो पैटर्न अच्छा लगा और वही आज यूपीपीसीएस आज फॉलो कर रहा है 2019 के बाद से। क्योंकि 2015, 2016, 2017, 2018 के मेंस हमने खुद दिए। 2017 तक तो ऐसी स्थिति थी कि 2 ऑप्शनल रहते थे मेंस में। 2018 से ये व्यवस्था हटाई गई कि मेंस में केवल 1 ऑप्शनल रहेगा। 2018 का मेंस मैंने केवल 1 सब्जेक्ट दिया। 2018 के बाद से ऑप्शनल हटा दिए। 2019 से पैटर्न बदल चुका है। फिलहाल ऑल ओवर कोई तैयारी करना चाह रहा है बच्चा, एनसीईआरटी को बेस बनाना पड़ेगा। एनसीईआरटी आपके बेसिक्स को क्लियर कर देती है। अब सेकेंडरी कोई बच्चा आता है तो जाहिर सी बात है कि वो आएगा, प्रयागराज आया, लखनऊ आया या दिल्ली गया, कहीं भी गया, या फिर वो कुछ बच्चे तो रूरल एरिया से भी तैयारी कर रहे हैं। हालांकि रूरल एरिया से तैयारी करने में टफनेस है, वहां पर वो गाइडेंस नहीं मिल पाती है, लेकिन सबकी अपनी परिस्थितियां हैं, सबके अपने इकोनॉमिक सर्कमस्टेंसेज हैं, मतलब सबकी अपनी परिस्थितियां हैं। जाहिर सी बात है कि उन परिस्थितियों के हिसाब से ही कोई भी व्यक्ति सारी चीजों को एक्सप्लेन करता है, वो अपनी चीजों को लेके चलता है। अब टॉपिक ये है कि शुरुआत उसकी एनसीईआरटी से हो गई, ठीक है। एनसीईआरटी से उसकी शुरुआत हो गई, एनसीईआरटी उसने अपना पूरा क्लियर कर लिया, वो आके शिफ्ट हो गया। अब पैटर्न समझ लीजिए कि यूपीपीसीएस का पैटर्न क्या है। यही पैटर्न है। प्रीलिम्स होता है, मेंस होता है, इंटरव्यू। अब अगर आप देखेंगे तो अगर आप एक सीक्वेंस में देखिए तो कोई भी कह देगा कि तैयारी भी इसी सीक्वेंस होनी चाहिए, लेकिन मैं यहां पर डिफर करता हूं। मैं कहता हूं कि आपकी तैयारी का सिस्टम ही पूरा प्रीलिम्स से नहीं होना है, आप इस स्टेप से तैयारी आपकी होनी चाहिए। आपका इंटरव्यू जब होना है तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट एक दिन की चीज नहीं है, वो लगातार आप जब काम करते रहते हैं तो पर्सनालिटी डेवलप होती है, ठीक है। तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट किसी एक दिन का मैटर नहीं है कि आपने प्रीलिम्स दिया, मेंस दिया और आप 2-4 कोचिंगों में गए, आपने मॉक टेस्ट दिया और आपकी पर्सनालिटी डेवलप हो गई। ऐसे नहीं होता है। आप जब देने आए हैं एग्जाम तो आपकी पर्सनालिटी में वो ट्रेट, वो लक्षण दिखने चाहिए। आपने क्वेश्चन पूछा था अपने आप से कि मैं इस सेवा में क्यों आना चाहता हूं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैं देश सेवा या फिर कुछ बड़े डिसीजन लेना चाहता हूं, या फिर मैं एक जहां पर चुनौतियां हैं उस फील्ड में जाना चाहता हूं। तो चुनौतियां बहुत सारी फील्ड्स में है, ऐसा नहीं है केवल प्रशासनिक सेवाओं में ही चुनौतियां हैं। तो कोई व्यक्ति, मैं मानता हूं कि उसको कम से कम
अपने पर्सनालिटी को धीरे धीरे इस तरह से इंप्रूव करना चाहिए कि वो एक प्रशासनिक सेवाओं की तरफ जाने की तरफ उसके ट्रेड या उसके लक्षण विकसित होते चले जाएं। सेकेंडरी, अब ये मेंस देखिए, इसको जिस पूरी जो परीक्षा प्रणाली का पूरा दारोमदार है, आप देखेंगे इस एग्जाम को वही क्वालिफाई कर पाया जिसको पढ़ने से ज्यादा जिसको लिखना आया है। लगता है लोगों को कि हम लगातार पढ़ के सारे एग्जाम को क्लैरिफाई कर लेंगे, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं, मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है कि इस एग्जाम को वही क्वालिफाई कर पाया, वही निकाल सका है जिसको पढ़ने से ज्यादा लिखना आया है। आंसर राइटिंग जिसकी आ गई वही मेंस क्वालिफाई किया, और इसी पर पूरा एग्जाम पूरा दारोमदार टिका हुआ है। आप यूपीपीसीएस में देख लीजिए, इंटरव्यू में पहले 200 अंक का था, अब 100 नंबर का हो गया है। हालांकि यूपीएससी में आज भी 250 अंक का इंटरव्यू हो रहा है, वहां आज भी इंटरव्यू की एक बड़ी भूमिका है, लेकिन यूपीपीसीएस में स्पेशली 100 नंबर का इंटरव्यू है, तो आप बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं रहता है, 10-5 नंबर का वेरिएशन रहता है। पूरा नंबर इसी मेंस का ही काउंट से आता है, और इसका जिसका नंबर बढ़िया आया वो सिलेक्ट होता है। ये मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। अब टॉपिक ये है, पर्सनालिटी डेवलप तो आपको लगातार करते ही रहना है, आपको आंसर राइटिंग अपनी मेंटेन रखनी है। अब प्रीलिम्स देखिए, प्रीलिम्स पर आते हैं, जब जो फर्स्ट स्टेप है उसी को मैं लास्ट स्टेप पर रखता हूं। अब प्रीलिम्स का मैटर यह है कि ये देता कुछ नहीं है, लेकिन ले बहुत कुछ लेता है। मतलब अब इसको कैसे जज करेंगे कि देता कुछ नहीं, ले बहुत कुछ लेता है? कि अगर ये प्रीलिम्स फॉर एग्जांपल, अगर आपने एक प्रीलिम्स मिस किया तो आपके 2 साल लगातार बर्बाद हो जाते हैं। एक तो एग्जाम्स के कैलेंडर्स ऐसे रहते हैं यूपीपीसीएस के कि एक एग्जाम से लेके अगले एग्जाम तक आने तक 1.5 से पौने 2 साल हो जाते हैं। तो ये देता कुछ नहीं, लेकिन ले बहुत कुछ लेता है स्क्रीनिंग परीक्षा। लेकिन प्रीलिम्स पर मजबूत पकड़ बनानी जरूरी है, अगर स्पेशली आपको क्रैक करके मेंस देके इंटरव्यू देके क्वालिफाई होना है। इतना ठीक है। अब शुरुआत मैंने बोल दिया कि एनसीईआरटी से करनी है। अब इधर प्रीलिम्स से लेके अब मेंस का पैटर्न जब बदल चुका है कि ऑप्शनल सब्जेक्ट हटा दिए गए हैं, तो प्रीलिम्स में ही इतनी फाइट है ऑलरेडी, और जब से 2018 से जब से माइनस मार्किंग भी लागू कर दी गई, तब से प्रीलिम्स में भी अगर आप 1-2 क्वेश्चन भी गलत करते हैं तो आपके बाहर होने की पूरी संभावनाएं आ जाती हैं। कोई बच्चा है उसको तैयारी करनी है और उसको प्रीलिम्स पर मजबूत पकड़ रखनी है। मेंस तो आपको आंसर राइटिंग अपना प्रैक्टिस कर हमेशा बनाए रखना है, लेकिन प्रीलिम्स पर मजबूत पकड़ कैसे आएगी? तो सबसे पहले तो आप जितने पोर्शन है, चाहे हिस्ट्री है, चाहे पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, या फिर इकोनॉमिक्स है, और इवन अगर आप यूपी हैं तो यूपी से रिलेटेड क्वेश्चन और एग्रीकल्चर से रिलेटेड क्वेश्चन भी आपको बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। 2015 का प्रीलिम्स मेरा केवल एग्रीकल्चर के 2 क्वेश्चन मिस हुए थे, जिसको मैं समझ रहा था कि मैं आसानी से कर ले जाऊंगा, वहां से मैं बाहर हुआ। तो आप किसी भी पोर्शन को कभी भी हल्का मत आकिएगा। पहली बात, कंपटीशन का पहला सिद्धांत यह है, मतलब उसको हल्का लेना ही नहीं है। तो शुरुआत सबसे ज्यादा पोर्शन आप देखिए, आज भी प्रीलिम्स में सबसे ज्यादा क्वेश्चन हिस्ट्री से ही आते हैं। तो जाहिर सी बात है, आप जब तैयारी करने आए हैं तो बहुत सारे सीनियर्स हैं, बहुत सारी कोचिंग हैं, बहुत सारे, और आप खुद भी अपना सर्च करके इतना जान जाते हैं क्या पढ़ना है। बट अगर आप मेरा पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहते हैं तो मैं मोटा मोटी कुछ किताबें आपको जो एक तरह सजेस्ट करना चाहूं तो मैं दे देता हूं। आपको अगर एंशिएंट हिस्ट्री तैयार करना है, ठीक है, तो केसी श्रीवास्तव एंशिएंट हिस्ट्री के लिए केसी श्रीवास्तव, एंशिएंट हिस्ट्री के लिए केसी श्रीवास्तव मोटी सी बुक है, लेकिन मटेरियल पर्याप्त है। दूसरी बुक है बीडी महाजन। ये एंशिएंट हिस्ट्री की मैं बात कर रहा हूं। मिडल में आएंगे तो मिडल में अगर आपको मटेरियल, अगर आपको ऑब्जेक्टिव में ज्यादा चाहिए तो आपको एलपी शर्मा,
एलपी शर्मा, हरिश्चंद्र वर्मा और सतीश चंद्रा, इन राइटर्स पर्याप्त है आपको।